हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अब होने वाला है। करते फिर शुरू एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। चैप्टर 4 शुरू हो चुका है और ये होगी चैप्टर 4 के ऊपर आखिरी वीडियो। मात्र 2 वीडियो में चैप्टर 4 खत्म हो चुका है। पिछली वीडियो जिसने ना देखी हो उसका लिंक बाई टैब पे लगा दूंगा, पहले आप चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन देख लेना, उसके बाद आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो करते हैं शुरू आज का टॉपिक। अब यहाँ पे क्या है, सैंपल स्पेस, इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी। हमें इसमें ये पढ़ना होगा, मतलब हमने सैंपल स्पेस, इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी की बेसिक बातें कर ली हैं। आज हम सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या मतलब होता है प्रोबेबिलिटी का, तो आप क्या बताओगे? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस। मतलब क्या, किसी भी इवेंट, किसी भी घटना के होने के चांसेस क्या होते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि कल बारिश होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि सूरज धरती पे आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये अलग अलग इवेंट है। ठीक है, कुछ श्योर है, कुछ इम्पॉसिबल है, कुछ अड़ंग बड़ंग, कुछ किसी भी टाइप के इवेंट है। उन सब के होने के चांसेस क्या होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आई बात समझ में? जैसे मैं अगर मैं पूछूं कि भाई संडे के बाद मंडे आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये हो गया एक श्योर इवेंट। क्या हो गया ये? श्योर इवेंट, यानी कि सर्टेन इवेंट। ये वो इवेंट्स होते हैं जिनका होना क्या है, बिल्कुल पक्का है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जिस इवेंट का होना निश्चित हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, जैसे कि संडे का तो मंडे आएगा, जनवरी के बाद फरवरी आएगी। आई बात समझ में? या फिर मैं अगर बात करूं किसी और सर्टेन इवेंट की, 1 तारीख के बाद 2 तारीख आएगी, ये भी क्या है? सर्टेन इवेंट है। ऐसे ही कुछ होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट जिनका होना क्या हो, बिल्कुल असंभव हो। जैसे मैंने अभी बोला ना, सूरज का पृथ्वी पे आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं ना फिलहाल के लिए, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? 0। जैसे कि मंडे के बाद संडे आएगा, अरे मेरे भाई मंडे के बाद संडे थोड़ा ना आता है, संडे के बाद मंडे आता है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। चलते हैं फिर ऐसे कुछ और इंटरेस्टिंग सवालों के ऊपर। कहाँ पे? प्रोबेबिलिटी के पास। अब जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक सा फॉर्मूला होता है वो काफी इजी होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, अब बातें भी आई, फेवरेबल आउटकम क्या होता है, टोटल आउटकम क्या होता है। तो मेरे भाई ये मैंने समझाया था पिछली वीडियो में, नहीं देखा देख लेना। चलो फिर देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक इवेंट लिया, मैंने एक डाई उछाला। ठीक है, एक डाई उछाला, तो क्या क्या आ सकता है? मैं जानता हूं डाई के ऊपर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये डाई उछाला तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 क्या है? इन सारे नंबरों में से एक नंबर। तो फेवरेबल आउटकम में क्या आया? 1 नंबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1। नीचे क्या है? टोटल में क्या आएगा? तो टोटल कितने नंबर हैं? 6 नंबर। तो क्या हो गई? 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या होगी? तो 2 कितने नंबर? इनमें से एक ही नंबर है, और नीचे क्या आ जाएगा? 6, 1/6। ऐसे ही 3 आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी 1/6। ठीक है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी 1/6। तो किसी भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक सिंपल सी बात है, ओड कितने हैं इनमें से? इनमें से कितने नंबर ओड हैं? तो 1 है, 3 है और 5 है। तो अगर मैं पूछूं ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। तो ओड नंबर है 3, और नीचे क्या आएगा? टोटल आउटकम, यानी कि 6। तो 3/6 कितना हो गया? 3 की टर्म में 6 कितने बात है? 2 पे 1/2। सिंपल सवाल, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। तो ये था हमारे पास बेसिक सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, और नीचे क्या आएगा हमारे पास? टोटल आउटकम, ऊपर फेवरेबल आउटकम। अब यहाँ से कुछ और टर्म्स हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहली टर्म्स क्या कि भाई ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। अब हम प्रोबेबिलिटी कुछ अप्रोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी वीडियो में खत्म करना है। वैसे खत्म नहीं करना, खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या होती है? 0 से लेकर हमेशा 1 के बीच में होती है। तो बात है 0 भी हो सकती है, बिल्कुल अभी भी समझाया। इम्पॉसिबल इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। ऐसे ही कुछ होते हैं श्योर इवेंट, जिन्हें हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट, जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सीधा 1 हो जाती है। आई बात समझ में? तो 1 हो गई। ऐसे ही एक चीज़ और होती है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो
समझाऊं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखी, 1/6, क्योंकि 1 एक ही नंबर था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी, नोट 1, तो एक सिंपल सी बात है, 1 नहीं आया तो क्या आया होगा, बाकी 5 में से कोई सा भी नंबर। तो फेवरेबल में कौन से हो गए, बाकी 5 नंबर। भाई मुझे 1 नहीं चाहिए ना, बाकी 5 में कुछ भी ले सकता हूँ, 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही 4, 5, 6 कुछ भी आ जाए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नोट 1, तो 5 और नीचे कितना है टोटल 6। देखो आप 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 ना आने की 5/6, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा 6/6, जो हमारा क्या बन जाएगा 1। ठीक है, देखो तो किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। आई बात समझ में। इससे हमने क्या सीखा कि अगर हमें किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो ना होने की यूं निकल जाएगी, 1 में से माइनस कर दूंगा। आई बात समझ में, क्योंकि देखो अगर मुझे ये निकालना तो क्या कर दूंगा, पी को वहां पे दूंगा, माइनस का हो जाएगा। आई बात समझ में। ये था प्रोबेबिलिटी का एक और अप्रोच, एक और चीज प्रोबेबिलिटी के बारे में। इसके बाद ध्यान रखना, बताया ना प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। इसका मतलब कभी प्रोबेबिलिटी 1 से फालतू नहीं होगी और कभी भी 0 से कम यानी कि नेगेटिव नहीं होती है। आई बात समझ में, हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में मिलेगी आपको प्रोबेबिलिटी। आगे चलते हैं अब अगले अप्रोच के ऊपर। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी का बेसिक सा कंसेप्ट। चलो एक बार ना एक सिक्का उछालते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने कोई भी सिक्का उछाला, एक कॉइन टॉस किया है, तो अगर एक कॉइन टॉस किया है तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसे बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। याद होगा पिछली वीडियो में बताया था, इक्वली लाइकली का मतलब होता है जहां पे दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, बराबर बराबर हो। तो अगर मैं पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड तो एक ही नंबर है, हेड तो क्या है यहाँ पे एक ही नंबर है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। सेम ऐसे ही हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, और जब हेड नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है, सिक्का तो उछला है तो टेल आया होगा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो भी 1/2, है ना। ये भी हो गया। अगर मान लो कि पूछेगा भी अगर 2 सिक्के उछले तो क्या सैंपल स्पेस बनेंगे, भाई तरीका समझा रहा हूँ। जैसे कई बार 2 डाई भी उछल जाते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस में कितना आएगा, तो देखो फॉर्मूला होता है, अगर डाई उछला है तो 6 की पावर n, अगर सिक्का उछला है तो 2 की पावर n, अगर डाई एक बार उछला है तो 6 की पावर 1, यानी कि 6 एलिमेंट आएंगे सैंपल स्पेस में। जैसे कि आए भी थे 6 सैंपल स्पेस में, 6 एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, ऐसे ही अगर डाई 2 बार उछला है तो 6 की पावर 2 कितना हो गया, 6 × 6 36। तो डाई कितनी बार कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, 36। बना के दिखाऊं क्या, बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर ऐसे 2 1 2 2 ऐसे ही चलते रहेगा 2 6 तक, 3 1 3 2 3 6 तक, ऐसे ही 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। ऐसे ही अगर सिक्का एक बार उछला है तो 2 की पावर 1, यानी कि कितने सैंपल स्पेस बने, सिर्फ 2 की पावर 1 2, जैसे ये रहा। अगर सिक्का 2 बार उछला है तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4 सैंपल स्पेस बनेंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4 सैंपल्स। बना के दिखाऊं, हो सकता है दोनों बारी ऐड हो जाए, दोनों बारी हेड आ जाए, है ना, दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए। हो सकता है एक पे हेड यानी कि पहले वाले पे हेड, दूसरे पे टेल आ जाए। हो सकता है पहले वाले पे टेल, दूसरे पे हेड आ जाए। हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। ये आ गया हमारे पास 4 सैंपल स्पेस। अगर सिक्का 2 बार उछलता है तो 3 बार उछलेगा तो 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। आई बात समझ में। 4 बार उछला तो 2 की पावर 4 16। ऐसे ही अगर डाइस एक बार और उछलता है तो 2 की पावर 3, यानी कि अगर 3 बार उछलता है 2 की पावर 6 की पावर 3, 216 सैंपल स्पेस बनाए जाएंगे। आई बात समझ में। 6 की पावर 3 निकालना आता है ना भाई। 6 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 6 × 6, तो कितना हो जाएगा 216। ये थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक सी बातें। उम्मीद है आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही होगी। और भी बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कई लोग होते हैं ना जुआरी पत्ते खेलते हैं, उनमें भी तो प्रोबेबिलिटी का काम होता है, पता है ना। चलो आपको थोड़ा सा उसमें भी समझाता हूँ, ठीक है। कार्ड्स में आपको कार्ड्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल। अब कार्ड्स है, आपको सबको पता है भाई। देखो मैंने तो थोड़ा बहुत खेला हुआ, तो मुझे कार्ड की नॉलेज है, आपको नहीं है, पता नहीं, देखते हैं अब हो जाएगी, लेकिन आप सारे जुआरी बन जाओगे, ठीक है। तो कार्ड्स टोटल मिला के 52 होते हैं, है ना, ताश के पत्ते। जोकर को हटा के रखते हैं हम, जोकर को जोकर ही रहने दो, ठीक है। तो कार्ड्स 52 होते हैं, और ये 52 कार्ड्स 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं मैं इसे। एक में क्या होगा, रेड, और 2 इक्वल पार्ट्स में एक तरफ क्या होगा, ब्लैक कार्ड्स। तो रेड कार्ड्स भी 26 होते हैं और ब्लैक कार्ड्स भी कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो रेड भी 26 और ब्लैक भी 26। अब रेड कार्ड को मैं फर्दर डिवाइड कर दूंगा, किसमें, 2 पार्ट्स में। एक में तो क्या आएगा, क्लब, ये नहीं जहां पे आप जाते हो, ठीक है, क्लब ताश के पत्तों को बोलते हैं, जिसकी फिगर शायद कुछ ऐसे होती है, क्लब की, है ना, अगर मैं नहीं भूल रहा हूं तो। वैसे अब तो नहीं खेलता मैं, गंदी चीज़ होती है क्लब, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, डायमंड।
इसे हिंदी में आप लोगों ने कई बार ईंट पढ़ा होगा, है ना, डायमंड, जो दिखने में ऐसा होता है, ऐसा, हाँ डायमंड, ठीक है। तो ये होते हैं रेड के पत्ते। ओ सॉरी मिस्टेक हो गई, एक रेड में एक तो था डायमंड, थोड़ा ध्यान कहीं भटक गया, डायमंड, और एक होता है हर्ट। हर्ट को कैसे भूल गया मैं, हर्ट, ये, ठीक है। और अगर बात करूँ ब्लैक में होता है एक क्लब, और एक होता है हमारे पास क्लब यानी कि एक ऐसा पत्ता, और एक होता है हमारे पास क्लब के बाद स्पेड। क्लब हमारा ऐसा होता है, 1 2 3, ये चोंच उसकी, और स्पेड होता है ऐसा, है ना। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, वरना और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ये होता है स्पेड, ठीक है। तो अब जो ये रेड के 26 पत्ते हैं, ये 13 तो हो गए हर्ट में और 13 चले गए डायमंड में। ऐसे ही ब्लैक के 26 पत्ते 13 चले गए क्लब में, 13 चले गए स्पेड में। और ये 13 पत्ते कुछ इस तरीके से होते हैं, किस तरीके से, ए यानी कि एस, इक्का, ताश के पत्तों में कभी 1 नहीं होता, एस इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर आता है हमारे पास नंबर जैक यानी कि नौकर, क्वीन यानी कि रानी, और फिर किंग जिसका नंबर क्या होता है 13 यानी कि राजा। तो ये 13 पत्ते हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये एक मतलब ये एक एस हर्ट में भी होगा, एक एस डायमंड में भी होगा, एक एस क्लब में भी होगा, एक एस स्पेड में भी होगा, एक किंग डायमंड का भी होगा, एक किंग हर्ट का भी होगा, एक किंग क्लब का भी होगा, एक किंग स्पेड का भी होगा। ऐसे ये सारे पत्ते हर एक एक करके सबके पार्ट होते हैं। आई बात समझ में। तो कोई आपसे पूछे रेड के कितने किंग आएंगे तो कितने बोलोगे? देखो रेड में 2 पार्ट है, एक किंग इसका भी होगा, एक किंग इसका भी होगा, तो 2 किंग होंगे, 2/52 यानी कि 1/26, ये होगी रेड के किंग आने की प्रोबेबिलिटी। कोई आपसे पूछे कि डायमंड का किंग, अब डायमंड का किंग तो एक ही होता है तो 1/52। कोई आपसे पूछे ब्लैक का एस कितने होंगे तो 2/52, क्योंकि ब्लैक में 2 एस होंगे, एक क्लब के पास एक स्पेड के पास, ठीक है। तो अगर आपको ये डायग्राम याद रहेगा तब कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से, ठीक है, सारी चीजें रिजोल्व कर लोगे। आई बात समझ में। तो ये था हमारे पास थोड़े बहुत पत्तों की नॉलेज। अब आगे चलते हैं, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ऑपरेशन ऑफ सेट के ऊपर एक कंसेप्ट था, ये रहा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट खत्म हो चुका है, कार्ड्स का बेसिक कंसेप्ट खत्म हो चुका है। चलते हैं अब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। अब ये रहा ए यूनियन बी। इसका एक फॉर्मूला था, याद होगा आपको, ये सिंबल था यूनियन का और ये सिंबल था इंटरसेक्शन का। पिछली वीडियो में हमने बात की थी थोड़ी बहुत इसके बारे में, ठीक है। तो अब अगर बात करते हैं ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमेशा होता है NA NB और माइनस में NA इंटरसेक्शन बी। अब मैं आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ वेन डायग्राम से। इन्हें हम बोलते हैं वेन डायग्राम, जो मैं बनाने वाला हूँ अभी, इसे हम बोल देंगे वेन डायग्राम। तो ये रहा हमारे पास ए, ये रहा हमारे पास बी, वेन डायग्राम। तो ए और बी, आई बात समझ में। तो अगर आपसे पूछूं कि मैं ए यूनियन बी, अब देखो मैंने आपको समझाया था ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी सारे हों और बी के भी सारे हों। तो बना दो भाई ए यूनियन बी का ऐसा, तो ए के भी सारे हों और बी के भी सारे हों, ये आ गया। आई बात समझ में, ए के भी सारे और बी के सारे हों। अब फॉर्मूला बनाना है इसका, तो मैं पूछता हूँ ए को जोड़ दूंगा बी में, देखो ए को जोड़ दिया बी में, पर ध्यान से समझना, जो ये वाला पार्ट था ना, ये वाला, ये थोड़ा सा भयंकर पार्ट जो है, ये कॉमन पार्ट है ए और बी का, तो वो इसकी वजह से भी ऐड हो गया और वो इसकी वजह से भी ऐड हो गया, यानी कि डबल काउंटिंग हो गई इसकी, ये 2 बार ऐड हो गया, ए में भी ऐड हो गया और बी की वजह से भी ऐड हो गया। तो मैं इसे एक बार माइनस कर दूंगा, तो मैंने क्या माइनस किया, NA इंटरसेक्शन बी। बेसिकली तो ये फॉर्मूला होता है, और ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में। अब बात है इस फॉर्मूले को यूज कहां करना है, जहां आपको इन 3 चीजों में से, 4 चीजों में से कोई भी 3 चीज दे दे और आपको एक चीज बोल दे निकालने के लिए, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। आई बात समझ में। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि मान लो ए में है 3 चीज, ए में ए के पास है 5 एलिमेंट, 5 चीज, ठीक है, बी के पास है 15 चीज और यूनियन के पास है कितनी, 2 चीज। तो आपको क्या निकालना है, NA यूनियन बी निकालना है। तो 5 में आप जोड़ दोगे 15 और माइनस कर दोगे ये इंटरसेक्शन, तो 15 और 5 20, 20 में से 2 गए, कितना आ गया 18। आई बात समझ में। तो ध्यान रखना इस बात को। ये हो गया हमारा एक और कंसेप्ट रिजोल्व, किसका, NA यूनियन बी का, NA प्लस में NB माइनस में NA इंटरसेक्शन B।
आई बात समझ में? जैसे जैसे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आगे, हम इसे और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक सिंपल सा वेन डायग्राम से मैंने इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, और इस फॉर्मूले को मैं फिर बोल रहा हूँ वही बात, अगर 3 चीज़ में से कोई भी एक चीज़ दे दे, 4 चीज़ में से कोई भी 3 चीज़ दे दे, तो एक चीज़ निकालने में इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। क्योंकि आप जानते हो मैथ्स में एक टाइम पे मात्र एक इक्वेशन से सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू आ सकती है, 2 की बिल्कुल नहीं आ सकती। आई बात समझ में? उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फिर हम आगे इसी वीडियो के अगले पार्ट पे, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉ, यानी कि अब हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स भाई को। अब बात है डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है। देखो डी मॉर्गन्स लॉ एक सिंपल सी बात कहता है, क्या कहता है? एक सिंपल सी बात, ये जो लिखा हुआ है इसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, पहले वो कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझा देता हूँ, उस पर आते हैं एक बार कॉम्प्लीमेंट के मतलब पे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो कि कोई एक यू है, यू क्या है? यूनिवर्सल सेट, जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक, ठीक है, और ए दे दे आपको वो 1 2 3 4, और आपको बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दे। तो भाई ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का सीधा सा मतलब ये होता है कि हमें यू में ए नहीं चाहिए, हमें यू में से ए को हटाना है, हमें यू में ए बिल्कुल नहीं चाहिए, ए हमें गंदा लग रहा है, बिल्कुल भद्दा लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा, गायब कर दो इसे। तो यू में से ए को माइनस करने का मतलब क्या होता है कि यू में से वो एलिमेंट डालो जो ए के पास भी है, तो पहले 4 गायब हो जाएंगे, क्या रह जाएगा? सिर्फ 5 6 7 8 9 10 आ गया। ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू माइनस ए का सीधा सा आंसर। सवाल खत्म, ढेर गायब। आई बात समझ में? देखो अब यहाँ पे, तो अगर कभी भी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हमें अंदर लेके आना हो तो हम आराम से अंदर लेके आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स भाई, डी मॉर्गन्स लॉ। तो जब वो अंदर आएगा तो कुछ नहीं करना, अंदर ले आएंगे प्यार से, लेकिन ऐसे नहीं, कुर्बानी देनी पड़ेगी किसकी? यूनियन की। यूनियन को चेंज करना पड़ेगा किसमें? इंटरसेक्शन में। हो गया चेंज। ऐसे ही अगर अंदर इंटरसेक्शन है और आप चाह रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट का सिंबल अंदर आए बेचारा ब्रैकेट के, तो आप अंदर ले आ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, इस कॉम्प्लीमेंट को हटाई क्या करना होगा? यूनियन में बदलना होगा। कुर्बानी देनी पड़ेगी, आप ऐसे थोड़ा कुछ भी कर दोगे। मानता हूँ डी मॉर्गन भाई ने बोला है। इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये प्रॉपर्टी आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो करते हैं फिर। अब ए मैंने कोई भी एक सेट लिया, पता नहीं मार्कर में इंक खत्म हो गई है शायद, चलो कोई नहीं, बाद में चेंज कर लेंगे। ए कोई भी सेट है 1 2 3 4, बी कोई भी सेट है, छोटा सा लेंगे 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो आपको करना है ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। और हाँ, यूनिवर्सल सेट को हम सेम रखते हैं 1 से लेकर 10 तक, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो पहले मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ। तो ए यूनियन बी यहाँ से क्या आएगा? निकालो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आएगा कि भाई ए और एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी सारे हों, बी के भी सारे हों, पर जो कॉमन है वो एक ही बार आएंगे। 4 कॉमन है तो एक ही बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 1 से लेके 7 तक। ए यूनियन बी का हमारा आंसर 4 एक ही बार आएगा। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा जब, तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी समझाया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है यू में ए यूनियन बी का ना होना। तो इसमें 7 एलिमेंट है 1 से लेके, तो उसको गायब कर दो, बाकी 3 बच गए। कौन से? 8 9 10। तो 8 9 और 10 हमारा आंसर आ चुका है, आ गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं बात करूंगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालने की। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 2 3 4 को गायब कर दो, तो बाकी बच जाएंगे ये रे 5 से लेकर 10 तक। ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका मतलब है कि ए में से वो हटा दो जो बी के पास है ना, और यू में से हटा दो जो बी के पास है। बी के पास है 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 हट जाएंगे, तो क्या रह जाएगा? 1 2 3, 4 5 6 7 घट गए तो 8 9 10, ये बचेंगे। ये आ गई, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं इस तरफ क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन। देखो क्या कॉमन है, तो कॉमन क्या क्या है? एक तो 10 कॉमन है, पीछे तीनों कॉमन है, पीछे तीनों कॉमन है और आगे तीनों नहीं है। तो 8 9 10 हमारा क्या गया? कॉमन आ गया। यानी कि अगर मैं बात करूँ ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉमन है सिर्फ मात्र 3 एलिमेंट पीछे के, 3 8 9 और 10। और इसी के साथ हमारा पहला डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई हो चुका है। आ गया 8 9 10 हो गया वेरीफाई, सवाल खत्म। ये आ गया 8 9 और 10, ठीक है। देखो ये भी इसके बराबर था, ये भी इसके बराबर है, हो गया प्रॉपर्टी वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ की। तो ये तो हमारे पास
प्रोबेबिलिटी का सारा कंसेप्ट डील हो चुका है। हमने थोड़ी बहुत डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर बात कर ली, प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर बात कर ली। इसके अलावा हमारा प्रोबेबिलिटी में कुछ खास बचता नहीं है। अब आएंगे टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो मैं 12वीं में सीखा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, बेस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी वो क्या होती है, इनके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात भी करनी पड़ेगी आगे जाके। तो इसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो लिख सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम शुरू करेंगे अपना अगला कंसेप्ट, इसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।